एक तरफ इस वक्त महाराष्ट्र में ट्रिपल इंजन की सरकार है, वहीं दूसरी तरफ मंच पर एनडीटीवी का ट्रिपल इंजन तैयार है और हमारे साथ हैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस। तो सबसे पहले जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। बीच कैंपेन में वक्त निकाल के आना किसी भी नेता के लिए मुश्किल होता है। प्रफुल्ल जी वहां बैठे हैं, फडणवीस जी यहाँ पे हैं। लगता है कि एक सभा और होती तो शायद कुछ वोट और आ जाते हैं, लेकिन उसके बीच में आप यहाँ पे आए तो ये हमारे लिए बहुत मायने रखता है। बहुत स्वागत आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। पॉलिटिकल सवाल पद्मजा के पास, जितेंद्र के पास, मेरे पास बहुत सारे हैं आपसे पूछने के लिए, लेकिन हम शुरू करना चाहते हैं इस चुनाव के विजन से, क्योंकि मैनिफेस्टो खासतौर से बीएमसी का भी आपने बाहर नहीं रखा है। अगर आपको मौका मिलता है मुंबई की जनता की सेवा करने का, अगले 5 साल से मुख्यमंत्री जी मुंबई के लोगों को आपसे, आपकी पार्टी से, जो भी अलायंस में हो ना हो उस पर हम बाद में आएंगे, क्या उम्मीद करनी चाहिए? 5 साल बाद मुंबई की तस्वीर आज की तस्वीर से भिन्न कैसे हो? देखिए, अगर हम लोग मुंबई की ओर देखें तो पिछले 10 सालों में हमने मुंबई को बहुत बड़े पैमाने पर बदला है। मुंबई को एक वाइब्रेंट सिटी के रूप में, एक सस्टेनेबल सिटी के रूप में हम लोग डेवलप करना चाहते हैं और अगले 5 साल उसका कंटिन्यूएशन है, उसको और तेजी से हम लोग करना चाहते हैं। मुंबईकरों के जो प्रश्न है वो क्या है? एक बड़ा मेजर प्रश्न है घरों का। हम लोगों ने मुंबई में बड़े पैमाने पर रीडेवलपमेंट शुरू किया और विशेष रूप से मुंबई में बसने वाला मराठी आदमी जो यहां पर घर अफोर्ड नहीं कर सकता, इसलिए वसई विरार के पार जा रहा था, उसको मुंबई में घर देना हमने शुरू किया। बीडीडी चौल रीडेवलपमेंट में 80,000 मराठी लोगों को वहीं पर बड़ा घर, 120 स्क्वायर फुट में रहने वाले को 500 स्क्वायर फुट का घर दिया। ऐसा ही अभ्युदय नगर है, ऐसा ही पत्राचाल है, ऐसा ही विशाल सह्याद्री, ऐसे कई जगह मैं बता सकता हूं। तो एक हमने नीति ऐसी बनाई है कि रीडेवलपमेंट और सेल्फ रीडेवलपमेंट, इसके माध्यम से लोगों को घर देंगे। उसके बाद एसआरए की जो स्कीम्स है उसको हम लोगों ने गति दी है, उसमें हम लोगों ने काफी ईज ऑफ बिजनेस लाया है और धारावी जैसा एक जो स्लम है इसको हम लोग रीडेवलप कर रहे हैं। और धारावी की तो सबसे बड़ी खासियत यह है कि 10 लाख लोग जहां रहते हैं वहां के हर पात्र व्यक्ति को, हर एलिजिबल व्यक्ति को धारावी में ही घर हम दे रहे हैं और जो इनएलिजिबल है उसको भी घर दे रहे हैं। तो एक प्रकार से ये पहली स्कीम होगी कि सभी को हम लोग घर दे रहे हैं। तो एक घरों का जो सवाल है इसमें हम लोगों ने काफी तरक्की की है। दूसरा फिर मुंबई का विषय होता है ट्रांसपोर्टेशन का, क्योंकि मुंबई में कम्यूटेशन बहुत लंबा करना पड़ता है। मुंबईकरों की जिंदगी के रोज 4-5 घंटे कम्यूटेशन में जाते हैं। हम लोगों ने मुंबई में 437 किलोमीटर का मेट्रो का नेटवर्क शुरू किया। अब दिल्ली के बाद सबसे बड़ा नेटवर्क मुंबई में हुआ है। दिल्ली में 20 साल लगे, हमने 5 साल में उस नेटवर्क को खड़ा किया है। अभी 200 किलोमीटर का काम अगले साल तक हमारा पूरा हो जाएगा, उसके अगले साल और उसके अगले साल मिलाकर पूरा 400 किलोमीटर काम कंप्लीट करेंगे। एक प्रकार से हमने इंटीग्रेशन किया हुआ है। इसके साथ साथ मुंबई में हम रास्तों का भी एक जाल बिछा रहे हैं। आपने कोस्टल रोड को देखा है, कोस्टल रोड का एक्सटेंशन हो रहा है। चूंकि मुंबई का जो वेस्टर्न एक्सप्रेसवे है ये मुंबई का 60% ट्रैफिक अकाउंट फॉर करता है, तो वेस्टर्न एक्सप्रेसवे को पैरेलल कोस्टल रोड हमने बनाया है। बांद्रा से वर्सोवा तक का रोड का काम चालू है, वर्सोवा से दहीसर तक का रोड बनाया, दहीसर से भाईंदर तक का रोड बनाया। तो एक कंप्लीट पैरेलल रोड होगा। भाईंदर से फिर विरार उसको ले जा रहे हैं हम लोग। इधर दूसरे साइड में हम लोगों ने जो गोरेगांव से एक और हम लोग रोड तैयार कर रहे हैं और ईस्ट वेस्ट कनेक्टिविटी के लिए थाना से बोरीवली तक ट्विन टनल हम लोग तैयार कर रहे हैं, जहां 23 किलोमीटर से 11 किलोमीटर का डिस्टेंस हो जाएगा और जिस डिस्टेंस को 1.5 घंटा लगता तो 12 मिनट में आप लोग पहुंच पाओगे। फिर दूसरे ईस्ट वेस्ट कनेक्टिविटी में हम लोगों ने जो हमारा मुलुंड है वहां से गोरेगांव तक हम लोग टनल तैयार कर रहे हैं। हमारे जो वर्ली है वहां से शिवड़ी तक हम लोग लिंक तैयार कर रहे हैं। ईस्टर्न फ्रीवे से नीचे उतरने के बाद जो ट्रैफिक का सामना लोगों को करना पड़ता है वहां से ऑरेंज गेट टनल हम लोग सीधा चौपाटी पर लाए। उसके बाद जो ईस्टर्न फ्रीवे है जो छेड़ानगर में रुका हुआ है, उस ईस्टर्न फ्रीवे को सीधा हम थाना तक ले जाएंगे। इससे ईस्टर्न एक्सप्रेसवे पूरे तरीके से डीकंजेस्ट होगा। इसके साथ साथ हम लोग मुंबई में जो हमारी बेस्ट की सर्विसेज है, आज 5,000 गाड़ियां बसेस घूमती है। हम लोगों ने तय किया कि अब 10,000 तक इसको हम ले जाएंगे। 5,000 नई ईवी बसेस हम लोग ले रहे हैं। तो एक प्रकार से मुंबई के ट्रांसपोर्टेशन और इसके साथ साथ
हम लोगों ने पिछले समय ये कहा था कि हम ट्रांसपोर्ट का इंटीग्रेशन करेंगे। मुंबई की जो लोकल है, जो अभी सबअर्बन रेलवे है, जो मुंबई की लाइफलाइन है, इसको भी हम लोग सुधार रहे हैं। इसमें हमने प्लेटफॉर्म की लेंथ बढ़ाई है, ट्रेन के डब्बे बढ़ाए है, प्लेटफॉर्म पे अब सब जगह एस्केलेटर्स लगे, पैसेंजर एमिनिटीज हमने तैयार की है, स्वच्छता की है। लेकिन एक लोगों की मांग ये थी कि अभी भी डिब्बों में लटक लटक के जाना पड़ता है, तो हम लोगों ने अभी इस सबअर्बन रेलवे में भी मेट्रो जैसे डब्बे हम ला रहे हैं, जिसमें गेट भी बंद होगा और जिसमें वो एयर कंडीशन होंगे। और इन सबको अभी हमने सिंगल ऐप पे लाया, सिंगल टिकट पे लाया। एक टिकट पे आप इनमें से मेट्रो में जा सकते हैं, मोनो में जा सकते हैं, सबअर्बन रेलवे में जा सकते हैं, आप हमारी बस में जा सकते हैं। और अब मुंबई में हम लोग वाटर ट्रांसपोर्ट का भी हमने डिजाइन कर लिया है। पिछले समय जब मैं मुख्यमंत्री था तब हमने 85 नॉटिकल माइल का वाटर ट्रांसपोर्ट शुरू किया था। अब 200 नॉटिकल माइल का वाटर ट्रांसपोर्ट हम लोगों ने शुरू किया है। 21 जगह पर हम जेटी तैयार कर रहे हैं और वाटर टैक्सी हम लोग तैयार कर रहे हैं। यानी न्यू मुंबई एयरपोर्ट से तो सीधा आप गेटवे ऑफ इंडिया तक वाटर टैक्सी से आप आएंगे, और ये भी वाटर टैक्सी जो है ये उसी सिंगल टिकट पर आप लोग अवेल कर पाएंगे। तो एक प्रकार से कंप्लीट इंटीग्रेशन जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का है वो हमने किया है। एक आखिरी पॉइंट बता देता हूं, फिर मौका मिलेगा नहीं मिलेगा। इसके साथ साथ हम लोग मुंबई को एक लिवेबल सिटी बनाने के लिए एक हमने क्लाइमेट एक्शन प्लान तैयार किया है। वी आर प्लेजिंग 17,000 करोड़ इन नेक्स्ट 5 years, और इसमें 100% लिक्विड वेस्ट का हम लोग यहां पर ट्रीटमेंट कर रहे हैं। आपको पता है कि मुंबई का सारा लिक्विड वेस्ट समुद्र में जाता था, अब एसटीपीस तैयार करके काम चालू हो गया। अगले साल तक काफी उसकी डिलीवरी करेंगे। 100% लिक्विड वेस्ट को हम ट्रीट कर रहे हैं। उसके बाद जो सॉलिड वेस्ट है उसकी भी सारी लीगेसी वेस्ट को हम ट्रीट कर रहे हैं। वहां पर हम लोग अभी कचरे से बिजली निर्माण का काम कर रहे हैं। अगले 5 सालों में हम लोगों को डंपिंग 100% बंद करके जितनी सॉलिड वेस्ट हम कलेक्ट करेंगे उसको पूरे तरीके से हम सॉलिड वेस्ट का मैनेजमेंट करेंगे। एयर क्वालिटी के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर पर्यावरण में भी वाटर क्वालिटी, एयर क्वालिटी 360 डिग्री का काम हम लोगों ने करने का विचार किया है। कि अगर अगले 5 साल में आपने ये सब कर दिया तो हम लोग दिल्ली छोड़ के मुंबई आ जाएंगे, क्योंकि मुंबई में रहना दिल्ली में रहने से ज्यादा आसान। आप तैयारी कर लीजिए, क्योंकि ये सारे काम होने ही वाले हैं। जब आप नागपुर से मुंबई आए थे पहली दफा चीफ मिनिस्टर बनकर, मुझे याद है हमने आपका सीएम बनने से ठीक पहले इंटरव्यू किया था। आप में एक आइडियोलॉजिकल सिंसियरिटी, एक कमिटमेंट थी कि भाई कुछ भी हो जाए मैं पावर के लिए कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। अगर मैं उस वक्त जो आपने बातें बोली, मैं यहाँ पे आने से पहले सुन रहा था इंटरव्यू आपका पुराना, और उससे अब अगर तुलना करता हूं तो लगता है कि उस देवेंद्र फडणवीस और इसमें फर्क यह है कि ये पावर एट ऑल कॉस्ट की, ठीक है काम तो तब करूंगा अगर पावर में होऊंगा, साम दाम दंड भेद, कौन किसके साथ है, कौन किसके खिलाफ है, कहां पे कौन किसके साथ है, कहीं पे आप ही के लोग, हालांकि आपने अपोज किया, कांग्रेस और एआईएमआईएम के साथ भी कर रहे हैं। तो ये आप फर्क पाते हैं, एक आइडियोलॉजिकल सिंसियरिटी और कमिटमेंट एंड नो कॉम्प्रोमाइज फॉर पावर वर्सेस कुछ भी चलेगा बस पावर में बैठना जरूरी। देखिए, पहले तो 2 चीजों का मैं आपको खुलासा करना चाहता हूं। एमआईएम के साथ हमने कभी अलायंस नहीं किया। हाँ, टेक्निकली आकोट के अमरावती जिले के एक छोटी सी नगर पालिका में हमारा प्रेसिडेंट चुनकर आया, नीचे हमारे पास मेजोरिटी नहीं थी, इसलिए अजीत दादा की एनसीपी के साथ हमने, हमारे पोस्टपोल रजिस्ट्रेशन होता है, वो रजिस्ट्रेशन किया। तब हमारे ध्यान में आया कि उन्होंने एमआईएम के साथ रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, तो टेक्निकली एमआईएम हमारी भी साथी बन गई। तुरंत हम उसमें से बाहर निकले और इसकी ओर ध्यान नहीं दिया, इसलिए हमारे एमएलए को सस्पेंशन का नोटिस हमने दिया। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, वहां पर भी हमने कांग्रेस से कोई समझौता नहीं किया। जब कांग्रेस के लोग हमारी पार्टी में आ रहे थे तो कांग्रेस ने प्रीएम्प्ट करके उनको अपनी पार्टी से निकाल दिया, वो लोग हमारी पार्टी में आए, इसलिए इनके साथ हमने नहीं किया। लेकिन दूसरा जो लार्जर सवाल आपने किया है, तो उसमें इतना ही कहना चाहता हूं कि 2019 से पहले मैं जैसा था आज भी वैसा ही हूं, हमारे तत्वों में कोई फर्क नहीं पड़ा है। 2019 से पहले इतना ही था कि जो महाभारत मैंने पढ़ी थी वो मुझे पढ़कर पता थी। 2019 में महाभारत की घटनाएं कैसी होती है ये मुझे देखने को मिला, और तब मुझे ध्यान में आया जो कृष्ण ने सिखाया है कि किस प्रकार से युद्ध को जीता जाता है और युद्ध जितना किस लिए आवश्यक है। और अगर धर्म की स्थापना करनी है तो धर्म युद्ध में कुछ चीजें करनी पड़ती है, वो आप बाकी समय नहीं करते, बाकी समय वो जायज नहीं होती, लेकिन जब धर्म युद्ध होता है तो आपको ऐसा लड़ना ही पड़ता है, वरना आप अगर समाप्त हो जाओगे तो धर्म युद्ध करोगे कहां से। इसलिए 2019 के बाद जिस प्रकार का व्यवहार हुआ उसमें से मैं बाहर निकला
उस समय जो कॉम्प्रोमाइजेस कर रहे थे वो कॉम्प्रोमाइजेस हमने किए। अब एक स्टेबल अलायंस में हम लोग हैं और मुझे लगता है कि यही अलायंस 5 साल यहां पर हमारा गवर्नमेंट पूरा करेगा और उसके अगले 5 साल भी हम साथ में रहेंगे। पद्मजा, ये बताइए मुख्यमंत्री जी कि आपने इतने अपने अचीवमेंट्स गिनाए हैं, इतना आपने मैनिफेस्टो का भी बता दिया कि 5 साल में आप सूरत बदल देंगे। जब इतना कुछ हो सकता है इस चुनाव में, तो घूम फिर के इमोशनल मुद्दे क्यों उठाए जाते हैं? मैं आपका कल का एक भाषण देख रही थी, उसमें आपने कहा कि देखिए दोनों भाई गए नासिक में जाकर के, उन्होंने बोला हिंदुओं की बात की, पर मुंबई में आकर के हिंदू की बात नहीं करते हैं। उद्धव मामू आप उनको बुलाते हैं। बीजेपी का एक वीडियो चल रहा था जिसमें वो कह रहे हैं कि देखो पूरे मुंबई का रंग हरा हरा होता जा रहा है, डेमोग्राफी इज डेस्टिनी। क्यों मुंबई के बीएमसी के जो सड़क पानी मीटर का चुनाव होना चाहिए, उसमें ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने की क्या जरूरत है? प्रॉब्लम क्या है कि आप हमारा भाषण की शुरुआत ही देखते हैं। पूरा भाषण अगर आपने हमारा देखा तो ये सवाल ही आप नहीं पूछेंगे, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस का जो भाषण होता है 95% केवल और केवल डेवलपमेंट पे मैं बात करता हूं। 95% प्रोजेक्ट पे क्या किया है, क्या करने वाला। 5% मुझे जवाब देना पड़ता है। अगर जवाब नहीं देंगे तो लोग ये सोचेंगे कि वो जो कह रहे हैं वो सही है। लेकिन मैंने तो एक चैलेंज दिया है यहाँ, शायद आपने सुना नहीं होगा। मैंने चैलेंज ये दिया है कि उद्धव ठाकरे जी का डेवलपमेंट पे एक भाषण आप सुना दीजिए और मेरे से 5,000 रुपए ले जाइए। पहले मैंने 1,000 रुपए रखा था, भाषण नहीं आया, फिर 2,000 किया, भाषण नहीं आया, फिर 3,000 किया, अब मैं 5,000 तक पहुंचा हूं। 5,000 तक मैं पहुंचा, फिर भी उद्धव ठाकरे जी का डेवलपमेंट पे एक भी भाषण नहीं आया। हम डेवलप, और मुंबई के बाहर तो मैं डेवलपमेंट के सिवा कुछ बोलता ही नहीं हूं, वहां किसी को जवाब भी नहीं देता हूं। मुंबई में जवाब इसलिए देता हूं कि जवाब देना पड़ता है। इसलिए मुझे लगता है कि ये सवाल रॉन्ग जगह है, गलत जगह है। ये सवाल तो पूछा जाना चाहिए उद्धव जी को कि मुंबई का बीएमसी का इलेक्शन है, बीएमसी के ऊपर आप कब बोलोगे? अब 2 ही दिन बचे हैं। एक भी भाषण में एक भी शब्द बीएमसी के विकास की, उनकी विजन क्या, इसके ऊपर वो नहीं बोल पाए। नहीं तो आप किस चीज का जवाब दे रहे हैं? क्योंकि वो मुंबईकर का मुद्दा उठा रहे हैं, तो आप उसके जवाब में हिंदुत्व का मुद्दा उठा रहे हैं, ये उसका जवाब है। देखिए, हिंदुत्व और मराठी ये अलग नहीं हो सकता। वो अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। वो कहते हैं हम मराठी और मुस्लिम अलायंस तैयार करेंगे। इसका ये जवाब है कि भाई मराठी को आप हिंदुत्व से अलग नहीं कर सकते। मराठी आदमी भी तो हिंदू है ना, उसमें भी तो हिंदुत्व है ना। हम सब हिंदुत्ववादी, हम सब मराठी है, वो अकेले थोड़ी मराठी है। मैं कहा राजस्थान से थोड़ी आया, मैं कहीं गुजरात से थोड़ी आया हूं, मैं यहां कहीं पैदा हुआ हूं, मैं मराठी हूं, कई पुश्तों से मराठी हूं। तो इसलिए मुझे यह लगता है कि ये जो मामले वो उठा रहे हैं, अब उनकी जो कैसेट है इतनी घिसी पिटी कैसेट है कि वो पुरानी, अगर आपको पता है पहले टेप रिकॉर्डर हुआ करता था और वो जब कैसेट पुरानी हो जाती तो उसकी रील टूट जाती थी, ऐसी अब उनकी टूट रही है। उनका प्रॉब्लम यह है कि उन्होंने अभी अपनी स्क्रिप्ट लिखने के लिए नए आदमी ढूंढना चाहिए। कितने दिनों तक संजय राउत की स्क्रिप्ट पर वो बात करेंगे? कितने दिनों तक वही घिसी पिटी स्क्रिप्ट हमको सुनाएंगे? बदलनी चाहिए। देवेंद्र जी, महाराष्ट्र में गैर मराठी आदमी मुंबई में कितना सुरक्षित है? आप राज्य के गृह मंत्री भी हैं और हमने देखा हाल फिलहाल में इतने कई ऐसे मामले हुए जहां पर एमएनएस के कार्यकर्ता किसी को भी पीट देते हैं ये पूछते हुए कि मराठी नहीं आती है तुमको। तो ये बताइए कि एक गैर मराठी व्यक्ति यहां पर कितना सुरक्षित है? और दूसरा कि कहीं ना कहीं ये मुद्दा आप ही ने तो एमएनएस को नहीं दे दिया जब वो सर्कुलर जारी किया गया कि हिंदी भाषा तीसरी भाषा के तौर पर कंपलसरी की जाएगी, तो उसके बाद में ही उनको ये मुद्दा मिला और फिर से ये भाषावाद का जिन्न निकलकर बाहर आ गया सामने। देखिए, पहली बात तो यह है, मुंबई में अन्य भाषी 100% सुरक्षित है। देखो, अभी मुंबई में रहने वाला जो उत्तर भारत का व्यक्ति है ना, आज की जो जनरेशन है, ये तीसरी जनरेशन है। ये पूरे मुंबईकर बन गए। ये मुंबई के संस्कृति में, मुंबई के त्योहारों में, ये पूरा महाराष्ट्र का जो खान पान है, महाराष्ट्र के जो तौर तरीके हैं, इसमें घुल मिल गए। इसलिए इनको आप अलग कह ही नहीं सकते, ये पूरे तरीके से सुरक्षित है। हाँ, ये बात अलग है कि 2-4 घटनाएं हुई है। और देखिए, ये मारते भी किसको है? वो बेचारे छोटे ऑटो रिक्शा चालक को, टैक्सी वाले को। ये ऐसे मार के कोई मराठी का मुद्दा भी होने वाला नहीं है। बस कहीं ना कहीं अपनी पब्लिसिटी का ये लोग प्रयास करते हैं। और जहां तक तीसरी भाषा का सवाल है, देखिए, हमने पहले दिन से कहा कि महाराष्ट्र में मराठी कंपलसरी है, लेकिन जब 3 भाषा का सूत्र आया तो तीसरी भाषा कौन सी होनी चाहिए?
तो हमने ये कहा कि मूलतः हमारे यहाँ हिंदी भाषा के लिए सारा इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, इसलिए तीसरी भाषा हिंदी होगी। लेकिन अगर कोई किसी भी भारतीय भाषा में सीखना चाहता है तो जहां 20 स्टूडेंट होंगे वहां हम लोग शिक्षक देंगे, जहां 20 से कम स्टूडेंट होंगे वहां हम ऑनलाइन पढ़ाएंगे। तो हमने केवल हिंदी नहीं, हमने तो कहा किसी भी भारतीय भाषा को थर्ड लैंग्वेज के रूप में महाराष्ट्र में पढ़ाया जा सकता है। अब सवाल यह आया कि भाई ये कौन से क्लास से पढ़ाया जाना चाहिए। तो उसके ऊपर जब उद्धव ठाकरे जी मुख्यमंत्री थे और उस समय एक उन्होंने कमेटी बनाई थी, उस कमेटी के रिपोर्ट में, और कमेटी जो सब कमेटी लैंग्वेज सब कमेटी थी उसमें उनके उपनेता भी थे, उन्होंने खुद अपनी कमेटी के रिपोर्ट में लिखा कि थर्ड लैंग्वेज के रूप में हिंदी को फर्स्ट स्टैंडर्ड से सिखाया जाए। और बाद में जैसी हमारी सरकार आई तो उसका विरोध वो करने लगे, तो इसलिए हमने उसके ऊपर एक कमेटी बनाई। हमने कहा कि देखो ये कोई पॉलिटिकल डिसीजन नहीं हो सकता है, साइंटिफिकली कौन से क्लास से थर्ड लैंग्वेज लागू होनी चाहिए ये हम लोगों को डिसाइड करना होगा। तो महाराष्ट्र में थर्ड लैंग्वेज रहेगी वो हिंदी, और कोई भी भारतीय भाषा लोग सीखेंगे वो कौन से क्लास से सीखेंगे, अभी कमेटी का रिपोर्ट अगले महीने आ जाएगा, उस क्लास से हम सिखाएंगे। लेकिन देवेंद्र जी, मराठीवाद के इस नैरेटिव में कहीं ना कहीं बीजेपी को भी शामिल होना पड़ रहा है। आपको ये बयान देना पड़ा कि मुंबई का मेयर, खास करके कृपाशंकर सिंह ने जो बयान दिया मीरा भाईंदर में कि कोई हिंदी भाषी भी वहां का मेयर हो सकता है, उसके बाद आपको ये बयान देना पड़ा कि मुंबई का मेयर हिंदू ही होगा और मराठी होगा। मेरा सवाल यह है कि मुंबई एक कॉस्मोपॉलिटन शहर है और मुंबई में 1994 में आखिरी बार गैर मराठी मेयर हुआ था। आर सिंह जो है उत्तर भारतीय, वो मेयर हुए थे। उसके बाद से लेकर बीते 30 सालों में मुंबई में मराठी मेयर ही हुए हैं। तो कोई गैर मराठी मुंबई का मेयर क्यों नहीं हो सकता? देखिए, पहली बात तो यह है कि मैं मराठीवाद में शामिल नहीं हूं, क्योंकि कोई मराठीवाद नहीं है। मराठी महाराष्ट्र की भाषा है और क्षेत्रीय अस्मिता, हमारे संविधान ने हमको अधिकार दिया है कि हम अपने क्षेत्रीय अस्मिता का संवर्धन करें, और क्षेत्रीय अस्मिता में हमारी अस्मिता मराठी अस्मिता है। इसलिए अगर हम मराठी अस्मिता की बात करते हैं तो उसको कोई वाद नहीं कहा जा सकता। जहां तक मराठी मेयर का सवाल है, उसमें पहली बात तो आप सीक्वेंस को समझ लीजिए कि जिस समय मीरा भाईंदर में कृपाशंकर सिंह जी को सवाल पूछा गया कि मीरा भाईंदर में उत्तर भारतीय महापौर कब बनेगा, तो उन्होंने उसका जवाब दिया कि आप उतने चुनकर आओगे तो बनेगा। तो यहां मुंबई में ऐसे सुनामी आ गई और हमारे उद्धव ठाकरे जी की पार्टी के लोग मानो उत्तर भारतीय कहीं पाकिस्तान से आए या अरबस्तान से आए, इस प्रकार से यहां पर चिल्लाने लगे। लेकिन उनका पर्दाफाश कब हुआ? जब एमआईएम के एक नेता ने कह दिया कि मुंबई की मेयर कोई बुर्के वाली बनेगी। तो मैं ध्यान दे रहा था कि भाई अब उत्तर भारतीय नहीं चलता तो इनको बुर्के वाली कैसे चलेगी। तो मैं ध्यान दे रहा था कि अब ये तो कूदेंगे जोरों से, काटो तो खून नहीं। इनको इनके मुंह पर ताला लग गया। सुबह 9 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने वाले लाउड स्पीकर, बोलने कोई तैयार नहीं, उनके मुंह से कोई शब्द ही नहीं निकल रहा। तो इनका असली चेहरा बाहर आया। इसलिए हमने ये कहा मुंबई में महायुति का मेयर होगा, मुंबई में हिंदू मेयर होगा, मुंबई में मराठी मेयर होगा। मैं आपको सवाल पूछना चाहता हूं, आप अगर चेन्नई चले जाएंगे तो चेन्नई का मेयर तमिल बनता है। आप हैदराबाद चले, हैदराबाद ये भी सब कॉस्मोपॉलिटन शहर है। आप हैदराबाद चले जाए, वहां का मेयर तेलुगु बनता है। आप अहमदाबाद चले जाए, वहां का मेयर गुजराती बनता है। आप और कहीं चले जाए, वहां का मेयर अगर वहां का क्षेत्रीय अस्मिता वाला बनता है, तो मुंबई का मेयर ही एक मराठी आदमी बनेगा, ऐसे कहने में क्या गलत है? फडणवीस साहब, सरकार के स्कूटर पर 2 लोग या 2 पार्टियां बैठी हो ना, तब तक तो स्कूटर कंफर्टेबली चलता है। जब 3 लोग एक स्कूटर पे आ जाए तो थोड़ी जगह की कमी हो जाती है और टाइट हो जाता है। महाराष्ट्र के स्कूटर में सबसे आगे आप बैठे हैं, पीछे अजीत पवार बैठे हैं, बीच में बैठे हैं शिंदे जी। अब शिंदे जी को बीच बीच में घुटन बड़ी होती है, क्योंकि हम लोग दिल्ली में बैठे हैं तो आए दिन शिंदे जी दिल्ली पहुंचे, इससे मिल रहे हैं, उससे मिल रहे हैं। और जब उनके नेताओं से, उनकी पार्टी के लोगों से बातचीत होती है तो उनको लगता है कि थोड़ी घुटन हो रही है कि फडणवीस जी ही तय करते हैं कि किसको बनाना है क्या। उनको मतलब जो एक
छूट चाहिए ना अपने हिसाब से काम करने की, आप उनको छूट नहीं दे रहे। आपको लगता है ये जो 3 लोग एक स्कूटर में बैठे हुए ये महाराष्ट्र में कब तक चलेगा? क्योंकि स्कूटर तो 2 लोगों से भी चल सकता है। आपकी ये गलतफहमी है कि हम अभी भी स्कूटर पर चल रहे हैं। बुलेट ट्रेन पे चल रहे हैं। स्कूटर छोड़ दिया हमने, इसलिए हमारे पास बहुत जगह है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से तीनों बैठे हैं। और कोई छोटे मोटे साथी है तो उनके लिए भी हमने जगह तैयार की है। और मैं आपको बहुत स्पष्टता से बताता हूँ, कोई घुटन नहीं है। देखिए क्या होता है कि हमारे शिंदे जी कभी अगर दिल्ली चले जाए, अब उनका बेटा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और उनका नाती कई बार दिल्ली में रहता है, तो शिंदे जी मौका ढूंढते हैं। शिंदे जी को अपने नाती से बहुत प्यार है, इसलिए शिंदे जी कभी दिल्ली चले जाते हैं। अब नाती से मिलने भी चले गए शिंदे जी, तो यहां पर न्यूज बनती है कि शिंदे जी नाराज होकर दिल्ली पहुंच गए। अभी कौन सी नाराजी है भाई? कोई नाराजी नहीं है। देखिए शिंदे जी अगर दिल्ली में मिलते भी है तो किसको मिलते हैं? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ही मिलते हैं ना, अमित भाई को ही मिलते हैं ना। इसलिए मैंने कहा जब तक वो अमित भाई को मिल रहे मुझे खुशी है। मैं चिंता में कब पड़ूंगा? अमित भाई को छोड़कर अगर किसी दूसरे पार्टी के नेता को मिलेंगे तो मुझे चिंता है। इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, अभी बहुत रिसेंट उदाहरण है कि जिस दिन हमारी आचार संहिता लगने वाली थी तो उस दिन मैंने कैबिनेट की मीटिंग रखी हुई थी और सुबह सुबह उनका फोन आया। उन्होंने कहा मैं रात भर जगा हूं, तो कोई बहुत इंपॉर्टेंट कैबिनेट में विषय है। मैंने बोला 3 विषय और नॉर्मल विषय है, चूंकि आगे मीटिंग नहीं होगी इसलिए मैंने आज रखी है। तो उन्होंने कहा फिर मैं नहीं आया तो चल गया, मेरे को शायद ऐसा लगता है सलाइन भी लगाना पड़ेगा, तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। तो मैंने कहा आप आराम कीजिए। मीटिंग हुई, उनके सारे लोग, सारे मंत्री उनके मीटिंग में थे। हमने बताया वो नहीं आने वाले। 3 विषय और बहुत छोटे विषय थे। 15 मिनट में मीटिंग समाप्त हुई, चाय वाय पिए, हम सब लोग। मैं निकला और मुझे मेरे मोबाइल पर देखने को मिला शिंदे जी ने मीटिंग का बहिष्कार किया। अरे भाई ये कौन सा बहिष्कार है? नेता बहिष्कार करे और सारे मंत्री मीटिंग में बैठे, ऐसा कभी होता है क्या? अगर बहिष्कार होता तो एक भी मिनिस्टर नहीं आता। सारे मिनिस्टर बैठे हैं और नेता ने बहिष्कार किया। इस प्रकार की खबरें, तो देखिए क्या होता है कि कभी कभी खबरें बनानी भी पड़ती है, कभी बन भी जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है, मैं आपको बहुत, और आप शिंदे जी को भी पूछिए, कोई घुटन नहीं है किसी को, अच्छे से चल रहा है। आपने उद्धव जी को भी हैंडल किया अलायंस में, शिंदे जी को भी करते हैं, किसको हैंडल करना ज्यादा आसान, ज्यादा मुश्किल? शिंदे जी को हैंडल करना बहुत आसान है। इसलिए आसान है कि शिंदे जी एक इमोशनल व्यक्ति है और मैं भी थोड़ा इमोशनल व्यक्ति हूं, तो इसलिए हमारा पड़ जाता है। मैं उनसे थोड़ा ज्यादा प्रैक्टिकल हूं, वो ज्यादा इमोशनल है, इतना ही हम दोनों में अंतर है। तो इसलिए उनको हैंडल करते समय अगर उनकी इमोशनल साइड को आप समझ लेंगे तो उनको हैंडल करना आसान है। उद्धव जी का प्रॉब्लम क्या है? वो इतने अनप्रेडिक्टेबल है। वो क्या है ये समझने के लिए मुझे एक रिसर्चर को ही अपॉइंट करना पड़ेगा, इसलिए उनको हैंडल करना बड़ा कठिन है। सर, मुंबई में मराठी सेंटिमेंट एक बहुत पोटेंट पॉलिटिकल फोर्स रहा है बहुत टाइम से। इस दफा दोनों ठाकरे ब्रदर्स ने अलायंस किया है। क्या आपको लगता है कि विधानसभा चुनाव की तुलना में इस वक्त जो मुंबई की लड़ाई है वो ज्यादा टाइट है? मैं यहाँ पे कुछ स्थानीय अधिकारियों से बात करता, वो भी मानते हैं कि जितना आसान विधानसभा चुनाव में था, शायद इस दफा ये जो अलायंस ऑफ द ठाकरे ब्रदर्स है उसको आप कितने बड़े थ्रेट के तौर पे देखते? मेरा अपना मानना यह है कि विधानसभा से ज्यादा अच्छा परिणाम हम लोगों को महानगर पालिका के चुनाव में मिलेगा। और इसका कारण क्या है? विधानसभा के समय मुंबई का वोटर और विशेष रूप से मराठी वोटर जो हमारा है बीजेपी का, वो तो हमारा हिलता ही नहीं है। 3 चुनाव आपने देख लिए, हमने शिवसेना के खिलाफ चुनाव लड़े, फिर भी हमारे 15 से कम नहीं होते। हमारा मराठी वोटर तो है ही। लेकिन जो शिवसेना का मराठी वोटर था वो विधानसभा के समय थोड़ा कंफ्यूज था और उसके कारण उस समय हम लोगों को अपेक्षा जो थी उससे थोड़ी कम सीटें मिली। पर अब वो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं है। अब यहां मुंबई में जो शिवसेना है, शिंदे जी की, बाला साहब ठाकरे की जो असली शिवसेना है, उस शिवसेना का वोटर तैयार हो गया। अब वोटर को ध्यान में आया कि यही लोग हैं, इनके ही साथ हमको रहना है, इसलिए वो तैयार हो गया है। इसलिए अब इस चुनाव में वो कंफ्यूजन नहीं है। इस चुनाव के परिणाम मैं आज आपको कह देता हूं, विधानसभा से अच्छे परिणाम इस महानगर पालिका के चुनाव में हमको मिलेंगे। आपने यूनिटी की बात की फडणवीस साहब। इस सिविक इलेक्शंस में हमने देखा कि जो एनसीपी के दोनों धड़े हैं वो आपस में कुछ जगह पे मिलके लड़ रहे हैं। प्रफुल्ल पटेल साहब यहाँ पे बैठे हैं। क्या आपको लग रहा है कि आने वाले वक्त में, जो उन्होंने बोला कि मैं एक एक्सटेंडेड फैमिली का ही हिस्सा हूं,
ये पूरी एक्सटेंडेड फैमिली क्या एक बार फिर से यूनाइट होने वाली, क्या आपकी तरफ से कम एक रेड कार्पेट वेलकम की तैयारी है? अरे भाई, सबसे महत्व का और अंदर का आदमी आपके सामने बैठा है। दोनों तरफ से जो बात कर सकता है ऐसा आदमी आपके सामने बैठा हुआ और आप मुझे पूछ रहे हो। नहीं तो यहीं पे कर देते हैं ना, अलायंस में एक माइक लेके आइए प्रफुल्ल पटेल साहब के प्रफुल्ल लिए। जी को माइक दीजिए। प्रफुल्ल पटेल साहब बताइए कि क्या हो रहा है, कुछ आपको लगता है फडणवीस जी भी यहाँ पे अच्छा मौका है ये बताने का कि क्या यूनिटी होने वाली है इस अलायंस में? देखिए, मैंने पहले ही बोल दिया कि ये संभव नहीं है, तो भी आप उनको पूछ रहे हैं। मतलब ये दोबारा ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? संभव क्यों नहीं है? मैंने कहा मैं एक्सटेंडेड फैमिली का हिस्सा हूं, वो उनसे आप प्रश्न जो पूछ रहे हैं कि एक होने की बात कर रहे हैं, हमने बोला एक नहीं होने का है। एक नहीं होने नहीं होने वाला। नहीं, क्योंकि उन्होंने कहा ना कि अब उन्होंने स्कूटर छोड़ करके मेट्रो ट्रेन रही है और मेट्रो ट्रेन में सबके लिए जगह है, तो सुप्रिया जी के लिए भी जगह है इस मेट्रो ट्रेन में। सबसे पहली बात मैंने कही कि हम मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली में और महाराष्ट्र में देवेंद्र जी के नेतृत्व में 2029 भी लड़ेंगे, ये मैंने पहले कहा। तो इसमें कोई उन्होंने ये भी कहा प्रफुल्ल साहब कि गाड़ी में इतनी जगह है कि कुछ लोग और भी आ जाए, उनके लिए भी जगह, उसको मत मिस कीजिएगा, जो आखिर में उन्होंने कहा। हमने लोग थोड़ी डिफाइन की। हाँ बराबर डिफाइन सर, हमारी सहयोगी पूजा है यहाँ पे। पूजा ने हाल ही में एक तहकीकात की इलीगल बांग्लादेशीज पे। मैं चाहूंगा पूजा थोड़ा सा संक्षेप में बताएं कि आपकी तहकीकात में क्या निकला, फिर आप बताइएगा कि जो इलीगल माइग्रेशन का मुद्दा है उससे आप कैसे टैकल करेंगे। पूजा बताइए। जी सर, हम ग्राउंड पर गए थे क्योंकि बहुत बड़ी रिपोर्ट लास्ट ईयर भी आई थी। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज की रिपोर्ट थी, नवंबर 2024 में आई थी, जिसमें कहा गया था कि मुंबई के 60 से ज्यादा पॉकेट्स में बांग्लादेशी का घुसपैठ जो है वो बढ़ रहा है। इस रिपोर्ट को हमने लास्ट ईयर भी कवर किया था। मुंबई यूनिवर्सिटी ने 1 महीने के पहले के करीब उसी रिपोर्ट का आगे का एक्सटेंशन रिलीज किया है, जहां पे हम फिर से ग्राउंड पे गए और उसके बारे में ज्यादा अधिक जानकारी थी। और 60 में से समझिए कम से कम हम दर्जन भर ग्राउंड पे लोकेशन पे जाके हमने देखा कि मैंग्रोव्स काटे जा रहे हैं। सर, मैंग्रोव्स काटे जा रहे हैं, वहां पर अवैध तरीके से टेंट्स बनाए जा रहे हैं और ऐसा संदेह वहां के लोगों को भी है कि बांग्लादेशी रह रहे हैं। लेकिन रिपोर्ट में कहा गया है, क्योंकि 7,000 लोगों के साथ इंटरव्यू किया गया, उनमें 3,000 लोगों ने माना कि वो अवैध तरीके से वहां पर रह रहे हैं और बाकायदा रोजगार में है। और सर, सबसे बड़ी बात यह है कि जो सरकारी योजनाएं होती हैं उनका लाभ भी उनको मिल रहा है, क्योंकि दस्तावेज बड़ी आसानी से बन जाते हैं और बड़े ही संगठित तरीके से हर इलाके में एजेंट्स काम कर रहे हैं और हर वार्ड में 20 से 25 एजेंट्स हैं जो बड़ी आसानी से उनके दस्तावेज बना रहे हैं, एक स्थानीय नेता के लेटर के बाद। जी देखिए, आपने बहुत गंभीर मुद्दे के ऊपर इस चर्चा को लाया है और ये बात सही है कि पिछले समय बड़े पैमाने पर बांग्लादेशी घुसपैठिए मुंबई में आए। हमने पिछले 1-1.5 साल में लगातार मुहिम चलाई और अनप्रेसिडेंटेड नंबर, चूंकि मैं नंबर इसलिए नहीं बता रहा हूं कि एमईए का वो अधिकार है, अनप्रेसिडेंटेड नंबर ऑफ बांग्लादेशीज हैव बीन कॉट एंड दे आर डिपोर्टेड। हमने महाराष्ट्र से, मुंबई से डिपोर्ट किया है और अभी ये काम चल रहा है। और इसके बाद हम लोगों ने इनके मोडस ऑपरेंडी को समझा और जब मोडस ऑपरेंडी को समझा तो हमारे ध्यान में आया कि ये लोग पश्चिम बंगाल में आते हैं, पहले बांग्लादेश से, वहां आकर पहले कागजात तैयार करते हैं, रेसिडेंशियल प्रूफ तैयार करते हैं, उसके बाद ये भारत के अलग अलग जगहों पर, मुंबई में चूंकि रोजगार ज्यादा है, ये मुंबई में आते हैं, उन कागजातों के भरोसे फिर यहां पर अलग अलग योजनाओं को वो एक्सेस करते हैं। इसलिए अब हम लोगों ने उसका एक प्रकार से रिवर्स स्टडी करके उसको डिसाइफर किया है और अब हम लोग महाराष्ट्र में आईआईटी बॉम्बे के साथ एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टूल तैयार कर रहे हैं, क्योंकि आप जानते हो कि एक बार इन्होंने कागजात बना लिए तो दिखते भी हमारे जैसे, बोलते भी थोड़े बहुत हमारे जैसे, तो ट्रेनिंग होती है, हाँ, तो इसलिए इनको पकड़ना बड़ा कठिन है। तो अब हमने आईआईटी बॉम्बे के साथ एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टूल बनाया है, उसका हमने फर्स्ट कट देखा, अभी उसको फर्स्ट इसमें हम लोग 60% तक एक्यूरेसी पर पहुंचे। उनका कहना है कि अगले 4 महीने में हम 100% एक्यूरेसी पर पहुंचेंगे। तो इसके बाद चाहे वो बांग्लादेशी हो या रोहिंग्या हो, इनको पकड़ना बड़ा आसान होगा और इसको बहुत ज्यादा इंटेंसिफाई हमने किया है। जैसे मैंने कहा कि जिस दिन एमईए घोषित करेगी उस दिन भारत से अनप्रेसिडेंटेड लोग
हमने बांग्लादेश डिपोर्ट किए और उनमें सबसे बड़ा हिस्सा ये महाराष्ट्र का। चलिए फडणवीस साहब, आप एनडीटीवी बीएमसी चुनाव पर इस खास पावर प्ले कार्यक्रम में आए। चुनाव खत्म होने से ऐन पहले वक्त निकालना वाकई में बड़ा मुश्किल है, तो आपका, आपकी टीम का बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ पे आ पाए। आपने तमाम बातों को हमारे ऑडियंस के सामने रखा और मुश्किल सवालों के भी आपने जवाब दिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका Thank you. और शुभकामना। आपसे अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी डावोस में। देखिए ये एक अलग अंदाज है, लड़ रहे हैं कि सड़क, पानी, वहां पे इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने को लेके, तो एक अलग अवतार में एनडीटीवी पर फिर देखेंगे, लेकिन फिलहाल वो होगा नतीजों के बाद। यस, आपने कहा कि 29 में से 27 चुनाव आप जीत रहे हैं, तो कौन सी दो हैं जो नहीं जीत रहे, वो बता दीजिए। मैं इतना इमेच्योर राजनेता थोड़ी हूँ। चलिए देखते हैं 27 में जीत होती है, उससे कम, उससे ज्यादा। अगले हफ्ते फिर आपसे बातचीत होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ये है एनडीटीवी और आप देख रहे हैं एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।